सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए 10% आरक्षण को इजाजत दे दी, जिस पर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि इसके तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के लिए सालाना आमदनी की सीमा 8 लाख रुपए तय की गई थी, जिसे ज्यादा बताकर कई याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अपील की थी। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि यह मंजूरी सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए ही दी गई है, जबकि अगले साल के लिए यह फैसला लागू होगा या नहीं, इस पर मार्च के तीसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। यानी कोर्ट के फैसले के बाद मौजूदा सत्र के लिए मेडिकल कॉलेजों में दाखिला शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के 27% आरक्षण को भी कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर सही माना। उत्तराखंड में 16 जनवरी तक सभी सियासी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से 16 जनवरी तक सभी सियासी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा स्विमिंग पूल और वाटर पार्क भी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि सिनेमा हॉल, सलून और ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। झारखंड के धनबाद में बीजेपी अध्यक्ष को गाली देने पर कार्यकर्ताओं पर थूक चटवाने का आरोप लगा है। इस मामले में 10 के खिलाफ मामला दर्ज कर बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ को आज नया मेयर मिल जाएगा। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के 14 पार्षद नगर निगम के चुनाव जीते हैं, तो बीजेपी के 12 पार्षद जीत कर आए हैं। इस बार मेयर पद के लिए महिला सीट आरक्षित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पीएम की सुरक्षा चूक पर मचा घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम के खिलाफ बेतुका बयान दिया है। उन्होंने पीएम के लिए अमर्यादित शब्द कहे। पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम को तू कहकर संबोधित किया। पंजाब के टांडा में एक रैली को संबोधित करते हुए चन्नी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम को कोई खरोच नहीं आई, किसी ने नारे नहीं लगाए और पूरे देश में फैलाया जा रहा है कि पीएम की जान को खतरा है। तो आपको बता दें कि पीएम सुरक्षा को लेकर जिस तरह से यह मुद्दा आगे बढ़ा, इसको लेकर अब पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के इस बयान ने एक बार फिर इस विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चन्नी ने यहां पर पीएम मोदी के लिए तू शब्द का इस्तेमाल किया है। एक रैली को यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी संबोधित कर रहे थे और यहां पर चन्नी के इस बयान के बाद इस विवाद पर और ज्यादा घमासान मच गया है। ओ यार, कोई खतरा तेन होया नहीं, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली। केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी? पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। सीएम चन्नी ने विवादास्पद ट्वीट भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार पटेल की फोटो के साथ एक कोट शेयर करते हुए लिखा, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने सरदार पटेल की एक तस्वीर ट्वीट की और इशारों इशारों में पीएम मोदी पर तंज भी कसा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर अब घमासान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता बने हुए हैं। नीरज दिल्ली से हमारे साथ बने हैं और चमन जो है वो चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले नीरज, आपका रुख करूंगा, क्योंकि ये जो घमासान है सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अब ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब मुख्यमंत्री पंजाब के जो बयान दे रहे हैं और तू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसने इस विवाद को और हवा दे दी है। रवि, बिल्कुल मामला बहुत गंभीर है और पिछले 3 दिनों से जिस तरह से न सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग बल्कि विपक्ष की दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी इस घटना की आलोचना की है और खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि यह पीएम की सुरक्षा का मामला है और जो भी जिम्मेदार हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जिस तरह के बयान दे रहे पीएम की सुरक्षा को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर, जिस तरह से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोट दिया है, उनकी बातों का जिक्र किया, वो प्रधानमंत्री पे ही अप्रत्यक्ष तौर पे कहा है और चुनावी रैलियों में जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी अपनी बात कर रहे हैं, तो लगता है कि राजनीतिक तौर पे फायदा
जुटाने की कोशिश में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाला है, कभी भी घोषणा हो सकती है। तो चरणजीत सिंह चन्नी चाहते हैं कि क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान एक विरोध था पंजाब में, किसान संगठन, किसान लोग चाहते थे तीनों कृषि कानून वापस लो, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून को वापस भी लिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी इस पूरे मामले का राजनीतिक तौर पे फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार पे सवाल है क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है, बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक कभी भी पहले नहीं देखी गई। कल बात हो रही थी जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से, उन्होंने जिक्र किया मेरठ की रैली का। रवि, उस रैली में मैं भी गया था। अंतिम वक्त में प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग के जरिए मेरठ रैली में जाने का फैसला किया था। तो सवाल उठता है कि क्या अलग अलग राज्य सरकारों में, बीजेपी और गैर बीजेपी की राज्य सरकारों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मसला का पैमाना अलग होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है कि तमाम कांग्रेस ने भी इस घटना की आलोचना ही की है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने जो स्टैंड लिया है वो अपने आप में गंभीर उसको नहीं कह सकते, क्योंकि आपके नेतृत्व में वहां ये चूक हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, चूक तो हुई है, लेकिन उसको लेकर जो जिस तरह से अब राजनीति हो रही है, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद गंभीर माना है, लेकिन विपक्ष इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। इसी बीच इस मामले में आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। मनमोहन वैद्य ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो हुआ वो देश के लिए ठीक नहीं। मीनाक्षी लेखी ने तो सोनिया गांधी से पंजाब के सीएम चन्नी को हटाने की मांग की है। गंभीर बात है, उस पर जांच भी हो रही है एंड द ऑफिसर्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो सरकार अपना काम करेगी निश्चित। ये ठीक नहीं हुआ है, मतलब एक संवैधानिक सर्वोच्च पद के व्यक्ति को इस प्रकार से खड़ा रहना पड़ना, ये ठीक नहीं हुआ है, देश के लिए ठीक नहीं है। सोनिया गांधी जी को तो हटा देना चाहिए। अगर उनकी सलाह नहीं होती तो उनको हटा देना चाहिए। हटाया क्यों नहीं? मुख्यमंत्री को हटाएं। पीएम अपमान नहीं करे, पीएम का अपमान हुआ है और जो ये बातें कर रहे हैं वो देश का अपमान कर रहे हैं। जो घटना पंजाब में हुई इसके ऊपर एमएचए ने ऑलरेडी कमेटी गठित कर दी है, जिसमें एनआईए के सीनियर अधिकारियों को डाला है। और मैं मानता हूं कि ये एक घटना, पहली घटना इस तरह की 4 दशकों बाद हुई है और उसके बाद ऐसी घटना का देखा जाना मुझे लगता है देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती ना बन जाए। वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या कार्रवाई एनआईए की टीम आगे करेगी, मगर पंजाब सरकार को भी उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनने कहीं लापरवाही बरती सख्त कदम उठाना चाहिए। इस बीच पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच तेज हो गई। इस बीच पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच तेज हो गई है। पंजाब सरकार की एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, जिसे 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। इसके अलावा बठिंडा एसएसपी को आज शाम तक गृह मंत्रालय के कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। गृह मंत्रालय की टीम कल पंजाब के फिरोजपुर जांच के लिए पहुंची थी। जिस जगह पीएम का काफिला फंसा था वहां गृह मंत्रालय की टीम ने छानबीन भी की। आप देख सकते हैं किस तरह से जांच जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगातार कर रही हैं। इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चमन का। चमन, बेशक पंजाब में विधानसभा चुनाव है और उस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को तू कहना, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वो देश के संविधान का सर्वोच्च पद है। जी देखिए कि जिस तरह से पंजाब कांग्रेस जो है अब इस मामले को, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले को राजनीति रंग देने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से कल कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया, उसके बाद जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने इस तरह का बयान दिया। और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने भी उस तरह का ही बयान दिया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री को अब तू तड़ाक में बात करना और उसके बाद जो है कि ये कहना कि
प्रधानमंत्री को एक कंकर नहीं लगा, एक पत्थर नहीं लगा और अगर गोली नहीं चली, उसके बावजूद भी वो अब इस मामले से, सुरक्षा के मामले से ध्यान डाइवर्ट करके अब राजनीति की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब पंजाब कांग्रेस जो है ये सुरक्षा के मामले को भुनाने के बजाय जो है उसको राजनीति मोड़ देने की कोशिश कर रही है। और अब देखें पंजाब में लगातार जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो है वो इल्जाम लगा रहे थे कि उन्हें इस रैली में जाने से रोका गया और पुलिस ने जो है उन्हें जिस तरह से लाठी डंडे मारकर जो है वो बीच रास्ते में बैरिकेडिंग करके उनको रोका गया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो काफिला फिरोजपुर से जा रहा था उसको भी रोकने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं खुद बीजेपी के जो कई कार्यकर्ता थे और बीजेपी के जो कुछ चश्मदीदों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि किस तरह से खुद पंजाब पुलिस जो है इस मामले में जो है मिली हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना यह है कि जो जांच कमेटियां बनी है, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से बनी है चाहे राज्य सरकार की तरफ से बनी है, उनके नतीजे क्या सामने आएंगे ये देखने वाली बात होगी नीरज, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं जांच कमेटियां बनी हुई हैं, उनके नतीजे क्या आएंगे ये तो बयानों से साफ नजर आ रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को एक और खबर बता दें कि पीएम की सुरक्षा के चूक मामले में पंजाब की फिरोजपुर पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है, लेकिन उनके खिलाफ धाराएं बेहद मामूली लगाई गई हैं। जिन अज्ञात लोगों पर मुकदमा हुआ है उन पर धारा 283 यानी धरने के जरिए ट्रैफिक रोकने की मामूली धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस धारा में सिर्फ 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है और आरोपी जमानत पर छूट सकता है। मतलब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जैसे बड़े मामले में इतनी हल्की धारा, और वो भी उस जगह पर जो पाकिस्तान सीमा से बेहद करीब है। चलिए एक बार फिर सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी नीरज लगातार इस खबर पे आपको अपडेट दे रहे हैं। नीरज, सवाल यही है, पंजाब सरकार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं ऐसा लग रहा है सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई हो रही है। देखिए, दोनों रिपोर्ट की बात करें, चाहे केंद्र की रिपोर्ट बने जो कमेटी गठित की गई है, राज्य सरकार की जो रिपोर्ट आएगी, दोनों में एक बात का तो जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को लेकर उसमें अलग अलग मत हो सकते हैं। भले ही चरणजीत सिंह चन्नी ये कहें कि सुरक्षा में चूक नहीं हुए, तमाम इंटरव्यू में वो इस बात को बता रहे हैं कि किसी तरह की चूक नहीं हुई। अगर प्रधानमंत्री के काफिले के करीब भी कोई आ जाता है, अगर कोई हमला नहीं करता है तो वो चूक नहीं मानते, लेकिन ये बेहद इसे गंभीर बयान नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के काफिले के आसपास भी कोई आ जाता है तो अपने आप में बहुत गंभीर मसला। और न सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा जितने भी कांग्रेस नेताओं की बात करें, विपक्ष के दूसरे नेताओं की बात करें, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना, उन्होंने कहा है कि इस तरह का चूक नहीं होना चाहिए और जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई हो। तो जहां तक रिपोर्ट की बात है रवि, रिपोर्ट में तो चूक का मसला आएगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स होती है ये देखना होगा। केंद्र की जो रिपोर्ट होगी उसमें ये इस तरह की बात बिल्कुल सामने आएगी कि पंजाब पुलिस की लापरवाही थी, कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, अंतिम तौर पर रूट भी बदला था तो भी उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि प्रधानमंत्री का काफिला सीधे तौर पे रैली स्थल पे पहुंचता। और जो राज्य सरकार की रिपोर्ट आएगी उसमें जाहिर सी बात है हो सकता है उसमें एसपीजी को जिम्मेदारी। ये तो साफ है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है। अब देखना यह है, क्योंकि दो कमेटियां यहां पर बनी हुई हैं, केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी बनी हुई है, दूसरी तरफ पंजाब सरकार की तरफ से कमेटी बनी है, जिसकी रिपोर्ट आ जानी है। क्या दोनों के नतीजे जो आएंगे वो एक जैसे होंगे या अलग होंगे, क्या इस पर भी राजनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज और चमन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मामले को गंभीर बताते हुए कांग्रेस सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के गंभीर मामले में कोई कार्रवाई ना करके कांग्रेस ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने पूछा कि असम में राहुल सोनिया के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। They wants to institutionalize this thing. Suppose tomorrow Rahul Gandhi and Sonia Gandhi came to Assam. I did the same drama. Will it be acceptable? Then Congress will not criticize me. If they come to Assam, we will ensure full security. I am not saying that I will go for tit for tat. राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह
घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले आए। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 17% के पार पहुंच गई है। दिल्ली में पहले से ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से ज्यादा असर दिख नहीं रहा है। संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए करा रहे हैं। पर सरकार को पता नहीं शेष 17,258 कहां लापता है सरकार के आंकड़ों में। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र राय से पूछा है कि यह कैसी पेशेंट मैनेजमेंट है। तो देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे 3 सहयोगी बने हैं। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, श्रेया दुबे बीकेसी सेंटर मुंबई से बने हुए हैं, चंद्रमोहन कुमार पटना से हमारे साथ बने। प्रियंका, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जो है वो शुरू हो गया है। कितना असर इसका देखने को मिल रहा है? मैं पहले तो आपको देखिए तस्वीरें दिखा देती हूँ। ठीक अभी सरोजिनी नगर मार्केट के पास हम लोग मौजूद हैं और ये दुकानें जो है सिलसिलेवार तरीके से बंद हैं, जो कि अमूमन 9 बजे तक खुल जाती थी। अब दूसरी तरफ मैं आपको सड़क दिखाऊं जो रिंग रोड है यहाँ पर, जहाँ पर फिलहाल हम मौजूद है। रिंग रोड की अगर बात की जाए तो यहाँ बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। आप देखेंगे कि बहुत संख्या में वाहन जो है वो घरों से आज भी बाहर निकल रहे हैं। हालांकि साफ किया गया है कि जब इमरजेंसी ना हो वो घर से बाहर ना निकले, लेकिन आज वाहनों के निकलने का एक कारण ये भी है कि कहीं पर भी रास्ते भर में बैरिकेडिंग या पूछताछ करने वाला हमें भी कोई नजर नहीं आया है। और बारिश भी आज लगातार क्योंकि हो रही है तो लोग अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जिस पर्पस के चलते इस वीकेंड कर्फ्यू को लगाया गया था उसको डिफीट कर रहा है। कल दिल्ली में 17,000 से ज्यादा मामले आए, पॉजिटिविटी रेट 17% तक बढ़ चुका है। ऐसे में ये कड़े फैसले लिए गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा असर सड़कों पर अगर बात करें तो नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अभी भी वीकेंड कर्फ्यू में सड़कों पर निकल रहे हैं। वहीं पटना की बात करें, पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 12 डॉक्टरों और 8 पैरामेडिकल स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अस्पताल में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अस्पताल के 89 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना जांच हुई और 12 डॉक्टर और 8 पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अब तक 250 लोगों की आरटी-पीसीआर जांच में 136 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो ये पटना का हाल, पटना के अस्पतालों का हाल है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते मेरे सहयोगी चंद्रमोहन का, जो पटना से हमारे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, बड़ा सवाल यही है, एक तरफ देश में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, लेकिन पटना की बात करें तो जिन डॉक्टरों पे जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित रखने की, कोरोना से बचाने की, वो खुद कोरोना के जाल में फंसते जा रहे हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बिहार में सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो डॉक्टर प्रभावित हुए हैं। न सिर्फ एनएमसीएच बल्कि आईजीआईएमएस और पीएमसीएच, साथ ही एम्स जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पटना का, यहाँ के भी डॉक्टर प्रभावित हुए हैं उससे। और इसमें सबसे अधिक एनएमसीएच के जो डॉक्टर हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अब तक लगभग 400 से ऊपर डॉक्टरों की जाँच हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 250 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और लगातार जिस तरह से जांच आगे आगे बढ़ रहा है, लगातार डॉक्टर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं पटना के आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में और यहाँ के भी 2 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। 24 घंटे में देश में 1,41,000 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के मामले लगातार जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में कोरोना के आंकड़े 1 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं और 24 घंटे में यह आंकड़ा 1,41,000 तक पहुंच गया है। 24 घंटे में 285 लोगों की मौत भी हो गई है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि देश में तीसरी लहर ने दस्तक यहां पर दे दी। एक बार फिर वक्त आ गया है कि देश के नागरिक सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, बेवजह घर से आप बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि अब देश में प्रतिदिन यानी पिछले 24 घंटे में 1,41,000 कोरोना के नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं। वहीं आपको महाराष्ट्र की बात भी बता दें, महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 7 जनवरी को महाराष्ट्र में करीब 41,000 नए केस मिले हैं, जिसमें से करीब 21,000 केस मुंबई में ही दर्ज किए गए। नए आंकड़ों के बाद महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या करीब 1.5 लाख तक पहुंच गई है। वहीं मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या भी करीब आपको बता दें 92,000 तक पहुंच गई है।
तो महाराष्ट्र में भी लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो रफ्तार पकड़ते ही जा रहे हैं। वहीं मुंबई में कोरोना मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां भी अस्पतालों में मरीजों की संख्या सिर्फ 2 दिन में ही 1.5 गुना ज्यादा हो गई है। ये मुंबई की बात हम कर रहे हैं। 4 जनवरी तक मुंबई के अस्पतालों में कोरोना के 4,491 मरीज भर्ती थे, जबकि सिर्फ 2 दिन बाद ही 6 जनवरी तक करीब 6,000 मरीज अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं। ये आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरह से मुंबई में कोरोना जो है वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी श्रेया का, जो मुंबई से हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, अस्पतालों में संख्या प्रतिदिन डबल होती जा रही है। देखिए, लगातार जो मुंबई है यहाँ पर मामले जो है वो आसमान छू रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में कल जो आंकड़े हैं वो 40,000 पार कर गए थे, जिसमें से सिर्फ 20,000 जो केसेस हैं वो मुंबई में पाए गए हैं। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी कोविड सेंटर में मौजूद है और मैं आपको यहाँ के बेड्स की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। अब साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि यहाँ का ये जो सेंटर है बीकेसी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारे बेड्स हैं वो आपको ऑक्यूपाइड नजर आएंगे। यहाँ पर अगर बीकेसी की पूरी हम बात करें तो बीकेसी में 2300 बेड्स है, जिसमें से 900 जो बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। वहीं जनवरी 1 तक जो है यहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं थे, तो आप साफ तौर पर ये अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, लगातार जो मुंबई है यहाँ पर मामले जो है वो आसमान छू रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में कल जो आंकड़े हैं वो 40,000 पार कर गए थे, जिसमें से सिर्फ 20,000 जो केसेस हैं वो मुंबई में पाए गए हैं। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी कोविड सेंटर में मौजूद है और मैं आपको यहाँ के बेड्स की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। अब साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि यहाँ का ये जो सेंटर है बीकेसी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारे बेड्स हैं वो आपको ऑक्यूपाइड नजर आएंगे। यहाँ पर अगर बीकेसी की पूरी हम बात करें तो बीकेसी में 2300 बेड्स है, जिसमें से 900 जो बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। वहीं जनवरी 1 तक जो है यहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं थे, तो आप साफ तौर पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो मुंबई है उसमें केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बेड्स हैं वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। आपको ऑलमोस्ट सारे बेड्स जो है भरे हुए नजर आएंगे पेशेंट से। साथ ही साथ देखिए, पेशेंट्स की तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुंबई में डॉक्टर्स है, रेसिडेंट डॉक्टर्स, वो भी लगातार कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। जेजे अस्पताल में जो है 92 डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं केईएम अस्पताल में जो है 70 डॉक्टर जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और नायर अस्पताल में 45 जो है डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और साथ ही साथ जो मुंबई के पुलिसकर्मी हैं वो भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं बीकेसी कोविड सेंटर की कि किस तरीके से यहाँ पर जो सारे बेड्स हैं वो पेशेंट से भरे हुए हैं। 1 तारीख तक इस कोविड सेंटर में एक भी पेशेंट नहीं थे। वहीं आज जो है यहाँ पर 900 से ज्यादा कोविड मरीज बिल्कुल जिस तरह से आप कह रही हैं श्रेया कि 1 तारीख तक इस सेंटर में कोई भी मरीज नहीं था, लेकिन आज ये केवीसी सेंटर जो है, कोरोना के वार्ड जो बनाया गया है, वो पूरी तरह से फुल नजर आ रहा है। ये अपने आप में संकेत है सावधान करने के लिए, सतर्क करने के लिए कि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई की हाजी अली दरगाह पर चादर चढ़ाई और प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र के लिए दुआ भी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेहत और सलामती और लंबी उम्र के लिए हाजी अली दरगाह में हाजिर